आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और मैं प्रोफेसर मिश्रा का, कमिश्नर मिश्रा जी का, RVS मणि साहब का, हमारे प्रिय शुक्ला जी का, जो कि बहुत अच्छे मित्र भी हैं और पैनल में एज एन एंकर में उनके साथ काफी डिबेट्स भी कर चुका हूँ। आज उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। रेशमा जी का, सभी का मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित लोगों का मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। सीधी बात, जैसा अभी अनिल जी ने जिक्र किया कि पृष्ठभूमि कैसे आई। मैं टेलीविजन पत्रकार या लेखक या और भी कोई भूमिका मेरी रही है अभी तक, वो बाद में हूँ। पहले एक विशेष परंपरा का, खासतौर पर सनातन परंपरा का मानने वाला, मैंने पूजा पद्धति को अपने जीवन में देखा है, आजमाया है, वो मेरे रग में बसती है और उसी के प्रतीक हैं कई चिन्ह। खास तौर पर वो रंग जिसे मैं कभी भगवान गणेश पर चढ़ता देखता हूँ, कभी अपने प्रिय बजरंग बली पर या हनुमान जी पर चढ़ते देखता हूँ। मेरी प्रेरणा के स्रोत, हम सबकी प्रेरणा के स्रोत, इस देश में जो सबसे बड़ा युवाओं का प्रतीक है, ऐसी शख्सियत स्वामी विवेकानंद के पदन पर चढ़ा हुआ देखता हूँ। ऐसे रंग के साथ जब मैं आतंक शब्द का इस्तेमाल देखता हूँ तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और जब इसकी पृष्ठभूमि लिख रहा था तब भी रोंगटे खड़े हो रहे। नाराजगी थी, स्वाभाविक नाराजगी थी, विश्वास नहीं होता था, पर लगता था क्यों हुआ होगा ऐसा। पत्रकार को खोजना चाहिए। खोजी पत्रकार के नाते ज्यादातर सोर्सेस मेरी किताब के ओपन है, सिवाय एक के जिनको लेकर खासी चर्चा भी है। दरअसल उन्हें जेम्स बॉन्ड भी कहा गया है, NIA का एक ऐसा एजेंट कहा गया जो कि मेरी मदद करते रहे। हालांकि जब ये पूरी कहानी लिखी जा रही थी तो उसमें NIA की भूमिका बिल्कुल अलग थी। ये रुचिकर तो बनाता है किताब को। मेरी यात्रा के जरिए मैंने इस किताब को लिखा, कैसे मैं अपने सोर्सेज तक पहुंचा, कैसे मुझे ये तथ्य पता चले कि भगवा आतंक एक भयंकर षड्यंत्र था, एक ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र जिसने हिंदू अस्मिता या भगवा रंग के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया, हर भारतीय के साथ, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का, किसी भी मान्यता का मानने वाला हो, उसे भटकाने की एक कोशिश की। ऐसा भयंकर राजनीतिक षड्यंत्र मेरी दृष्टि में आज तक भारतीय इतिहास की राजनीति में कभी नहीं हुआ था, जो भगवा आतंक का जुमला उठाकर रचा गया। इसकी पृष्ठभूमि तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी आतंकी छुट्टी पर चले। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा समय रहा है जब पाकिस्तानी आतंकी छुट्टी पर थे और कथित तौर पर जो उस समय की दबाव में काम कर रही जांच एजेंसियां थी, उनके मुताबिक घर के आतंकी हमले कर रहे थे। और उस समय पर पाकिस्तान से कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा। उससे पहले, अलबत्ता उसके बाद, दोनों समय पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमारे देश को जख्म देते रहे। बस इस एक पीरियड में पता नहीं क्या हुआ कि घर के आतंकी। बहुत छोटा सा फैक्ट है, आप तारीखों की जांच कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसको कथित तौर पर भगवा आतंक का समय कहा जाता है, उस समय पर कोई पाकिस्तानी आतंकी या जो असली आतंक है वो नहीं आता है। और हम देखते हैं कि उससे पहले और उसके बाद में असली आतंक, जिसे पूरी दुनिया आतंक मानती है, वो हमारे सामने आता है। फिर ऐसा क्या हो गया कि ये पीरियड खास तौर पर अलग किस्म का बन गया। ये कौन सा मौसम था आतंक का? ये मौसम था नहीं, ये मौसम बनाया गया। और ये मौसम बनाया गया बाद में, उस वक्त बनाया गया जिस वक्त राजनीति अपने चरम पर थी, जिस वक्त कुछ विशेष नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही थी, किन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, किन जगहों से किन किन मुद्दों को उठाया गया। और बात सिर्फ भगवा आतंक की थ्योरी तक नहीं थी, यहां तक कि 26/11 जैसे भयानक आतंकी हमले को एक खास रंग देने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए 26/11 का आतंकी हमला RSS की साजिश करके किताब भी छाप दी जाती है इस देश में। आज मुझसे लोग सवाल करते हैं, आप ये किताब लिख रहे हैं, आप वो किताब लिख रहे हैं, कि आप कोई विशेष सोच के साथ लिख रहे हैं।
इस देश में 26/11 की साजिश को हमारे देश की साजिश करार देने जैसी घटिया किताबें लिख दी जाती हैं और उसका विमोचन करने के लिए देश के बड़े राजनीतिक दलों के लोग जाते हैं। दिग्विजय सिंह उसका विमोचन करने के लिए जाते हैं और इसकी तस्वीरें हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद चीजें। मैंने जो भी बातें अपनी किताब में लिखी है, यहाँ जो भी कुछ कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 7 वकीलों की टीम, प्रवीण तिवारी हमारे साथ यहाँ पर मेरे ही नाम राशि है, इस किताब के पब्लिशर हैं। ब्लूम्सबरी एक बहुत ही जिम्मेदार पब्लिशिंग हाउस है, उनकी लीगल टीम्स बैठी, उन्होंने एक एक तथ्यों की जांच मेरे साथ की। मैंने उन्हें सारे तथ्य मुहैया करवाए, चाहे वो तमाम FIR हो, चाहे वो चार्जशीट हो, चाहे वो ऐसी रिपोर्ट्स हो जो मेरे खोजी पत्रकारों ने मेरे खोजी पत्रकार साथियों ने मुझे मुहैया करवाई थी। उन सारी चीजों को मैंने मुहैया कराया। जब वो संतुष्ट हो गए, उसके बाद ये किताब प्रकाशित होकर आपके सामने आई। इस किताब में जिस पीरियड की मैं बात करता हूं, उसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, इन्होंने नहीं तो किन्होंने किया आतंकी हमला? भाई किसी ने तो किया होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये साफ हो चुका था 2006 मालेगांव धमाकों में चीनी आतंकियों की गिरफ्तारी होती है, उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, वो बताते हैं कि आतंकी हमला हमने किया है। उनके बताए हुए बयानों के आधार पर अलग अलग जगहों पर जाकर कहां विस्फोटक रखे गए थे, कहां पर बम प्लांट किए गए थे, किसने कहां योजना बनाई थी, ये सारी चीजें चार्जशीट में आ जाती है। ये चार्जशीट दाखिल हो जाती है, उसके बाद में से खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हम इन आतंकियों की जमानत का विरोध नहीं करेंगे। ये इस देश के इतिहास में सबसे गंभीर बयान था जो तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने दिया। ये भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितने नाम कोट कर रहा हूं ये पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारियां हैं, इसके बारे में जानिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ कुछ नाम आते हैं, कुछ चेहरे आते हैं, कुछ झूठे आरोप आते हैं और हमारे पवित्र रंग को बुरा करने की या एक साजिश की जाती है, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की। ये वजह थी जिस वजह से ये किताब मेरे जहन में आई। इस किताब में BM मोहन साहब के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात साफ होती है। BM मोहन साहब को मैं बता दूं कि जिन लोगों के नाम मैं कोट कर रहा हूं वो तत्कालीन कर्नाटका FSL के डायरेक्टर थे। उनकी निगरानी में ये नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ जिसके बारे में मैंने बात कही। उन्होंने मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया कि जी हाँ, सिमी के आतंकियों ने इस बात को स्वीकार किया था। इसके बावजूद थ्योरी पलट दी गई और मैं खुद आश्चर्यचकित था। इंटरनेट पर मेरा ये इंटरव्यू उनके साथ मौजूद है, आप कभी भी देख सकते हैं। उनकी जुबानी आप इस बयान को सुन सकते हैं। डॉक्टर SG प्रधान का नाम मैं लेना चाहूंगा, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन। एक ऐसी इंटेलिजेंस कमेटी जहां पर जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं वो एक जगह पर आते थे, उसको हेड कर रहा है एक शख्स। मुझसे कहता है कि हम लोग दबाव में थे, हमें कई इंटेलिजेंस इनपुट जब मिलते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या हमें इन चीजों पर काम करना चाहिए, लेकिन हमें कहा जाता था जिस तरह के निर्देश आ रहे हैं उनका पालन कीजिए। आरवी मनी साहब यहाँ पर मौजूद है, वो खुद एक अधिकारी रहे हैं, गृह मंत्रालय में रहे हैं और जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक अधिकारी के नाते वो कितनी परेशानी महसूस करते थे। छटपटाहट, उनसे बार बार सवाल किया जाता कि आप जब अधिकारी थे तब छटपटाहट नहीं महसूस करते थे। अधिकारी रहते हुए आपके ऊपर बहुत सारी बाध्यता होती है। आप देश की सरकार के प्रति आपका एक समर्पण होता है, कुछ शर्तें होती हैं जिनका आपको पालन करना पड़ता है, उन अनुदेशों का पालन करना पड़ता है, आदर्श होते हैं जिनके साथ चलना पड़ता है। लेकिन वो छटपटाहट होती है। देश के कई अच्छे रहे, चाहे मणि साहब हो, चाहे SG प्रधान साहब हो, ऐसे कई अच्छे अधिकारी रहे जिनके मन में गहरी छटपटाहट थी। और विश्वास जानिए, ये लोग नहीं होते तो हम कभी भी इस साजिश से पता नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां अधिकारियों के लिए जिनके मन में छटपटाहट थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सर्विस में रहे होंगे तब भी उन्होंने अपने जहन में इस चीज को ठान लिया होगा कि इस चीज का मैं पर्दाफाश करके ये बात कछूटती है। मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझ पर भी आरोप कर दिया गया कि आप एक पर्टिकुलर मैंने कहा क्या पर्टिकुलर था? अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो इस देश में मैं एक विशेष विचारधारा का व्यक्ति हूं। अगर मैं भगवा शब्द का इस्तेमाल करूं तो मैं एक विशेष विचारधारा क्या हो गया इस देश में? ये किसी पार्टी से जुड़ी हुई चीज नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये मेरा परिवार है, मेरा जीवन है, मेरे माता पिता के संस्कार है, मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी परंपरा इस पर आधारित है। और आप इसको
संकीर्णता के दायरे में समेट दिया है। आप कहते हैं कि मैं ये बात करता हूं तो मैं विशेष विचारधारा का हो जाता हूं, या आप पहले क्यों नहीं कहते, आप बाद में क्यों कहते हैं? इस पर आवाज उठाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब को आप पढ़ेंगे। मुझसे देखिए कुछ लोगों ने कहा अरे बहुत जबरदस्त किताब है, बेस्टसेलर हो जाएगी, होने की दिशा में बढ़ गई है। फिर कुछ लोगों ने कहा अरे ये तो बन गई है, काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा ये मेरा मकसद नहीं है, लोगों तक ये बात पहुंच रही है, ये ज्यादा बड़ा मकसद है। आज मैं भोपाल में खड़ा हूं, भोपाल में इतने सम्मानित लोगों के बीच आरवीएस मणि जी की किताब में पढ़ना चाह रहा था, जिनसे मैं मिलना चाह रहा था। आज सहयोग देखिए कि उनसे अपनी किताब के एक तरीके से लोकार्पण समझ लीजिए, आप लोगों से चर्चा के दौरान मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात है। मैं इसको सहयोग मानता हूँ। जिस समय मैं अपने ब्लॉग्स लिख रहा था और वो सेपरेट टेररिज्म की झूठी थ्योरी पर का पर्दाफाश करने वाले ब्लॉग्स थे, उस समय मुझसे पब्लिशर्स ब्लूम्सबरी ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि क्या आप इस पर एक ब्रीफ शोध करना चाहेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहूंगा, मैं ऑलरेडी इस पर काफी काम कर रहा हूँ। उन्होंने जिन ब्लॉग्स की मैं बात कर रहा हूँ उनमें चाहे मैंने पीएम मोहन साहब की बात करी हो या मैंने उस पीरियड की बात की हो जिस समय पर पाकिस्तानी आतंकी छुट्टी पर चले जाते हैं, या फिर क्या आपको पता है दिलीप पाटीदार, आप में से कितने लोग दिलीप पाटीदार नाम से वाकिफ है? हाथ ऊंचा करें। कुछ है लेकिन काफी कम। एक ऐसा शख्स जिसे आज से तकरीबन 12 या 13 साल पहले उसके घर से उठाया गया था, वो आज तक अपने घर नहीं पहुंचा है। उसकी पत्नी कहती है मैं अपने आप को विधवा लिखूं या सुहागन, कोई मुझे बता दे। कौन बताएगा उसको और कौन उठाएगा उसकी आवाज? मैं ना उठाऊं, मैं उठाऊंगा तो मैं विशेष विचारधारा का हो जाऊंगा, क्योंकि उसे एक विशेष विचारधारा की वजह से ये दर्द झेलना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, दिलीप पाटीदार ऐसा शख्स था जिसे इसी थ्योरी में, इसी कॉन्स्पिरेसी में फंसाने के लिए उसके घर से उठाया गया था। तत्कालीन एडीएस ने उसे उठाया था, लेकिन आज तक वो अपने घर नहीं पहुंचा है। ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया गया कि ऐसे किसी शख्स को हमने कभी बुलाया नहीं, हमने पूछताछ के लिए बुलाया था, 2 दिन बाद छोड़ दिया। बाद में जब सख्ती हुई तो ये कहा गया ना उस व्यक्ति की आज तक लाश मिली है, ना वो व्यक्ति मिला है, ना उसके बारे में कोई जानकारी मिली है, ना उसके बारे में कोई कागज मिले। उसका बच्चा जो उस समय दूध पीता था, कुछ महीने का था, आज 13-14 साल का हो गया है। पूछता है कि क्या उसके पिता आ जाएंगे? क्या इसकी आवाज नहीं उठना चाहिए? कौन उठाएगा इसकी आवाज? और ये एक कहानी नहीं है, विश्वास करिए। साध्वी प्रज्ञा के बारे में आप ये सवाल करते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा उस महिला के साथ क्या हुआ। कोर्ट में उन्होंने अपनी बात को रखा। दिलीप पाटीदार की तरह वो भी एक जबरदस्त विक्टिम है। जब मैंने उनकी आपीती, उनकी जुबानी जो कोर्ट को उन्होंने उस वक्त लिखी थी जब उन पर जुल्म हो रहे थे, पढ़ी तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। कोई महिला ये सब भी झेल सकती है? बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, पुरुष पुलिस अधिकारी, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, उन्हें चमड़े के मोटे मोटे बेल्ट से मारते थे, और भी बहुत कुछ जो मैं इस मंच से कहने की स्थिति में नहीं, वो बातें मेरे जबान पर आ नहीं सकती। वो सब कुछ उस महिला ने झेला। मैं राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक मसलों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन विश्वास जानिए क्रूरता की इंतहा इस राजनीतिक षड्यंत्र को रचने में हुई है, और इस राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश होना जरूरी था। इसीलिए मैंने ये पुस्तक लिखी है। आरवीएस मणि साहब का भी यही प्रयास रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में और किसी को कुछ और शोध पर जानकारियां मिलती है तो उसको भी रखिए। आपको लगता है इन जानकारियों में कुछ ऐड करना है, आपको लगता है मुझसे कुछ सवाल पूछना है, आपको लगता है मणि साहब से कुछ सवाल पूछना, तो सवाल पूछिए। ये मुझसे किसी ने कहा कि भैया हम किताब खरीदेंगे, हम ये करेंगे। मैंने कहा किताब खरीदना नहीं है, ये यज्ञ की आहुति है। आप इस मिशन को आगे बढ़ाइए, इस बात को आगे बढ़ाइए। ये भगवा के साथ आतंक शब्द अब मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए। जब मैं खुद बोलता हूं तो आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत संभल कर बोलता हूं। मुझे इतना अजीब लगता है कि ऐसा जो हर मंदिर में हमारा प्रतीक, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं विशेष पूजा पद्धति को मानता हूं। मैंने अपने जीवन में एक अलग परंपरा को देखा है, तो निश्चित तौर पर उसकी एक अलग छाप मेरे मन पर है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं और उतना ही जिम्मेदार नागरिक हूं जितना कोई पॉलिटिशियन होता है, जितना कोई लेखक होता है या आप में से कोई पत्रकार होता है। मैं उतना ही जिम्मेदार हूं। विश्वास करिए, क्या मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है? क्या मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है? मुझे लगा है, और इसीलिए मैंने खुलकर इस किताब को लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा आप पत्रकार हैं, आप पर ये ठप्पा लग जाएगा, वो ठप्पा लग जाएगा। मैंने कहा यही चीज तोड़नी है, ये भ्रम तोड़ना है। झूठ का पर्दाफाश करने वाला किसी विशेष सोच का नहीं होता, ये भ्रम तोड़ना है। झूठ कोई भी हो, कहीं भी कहा गया हो, उसका पर्दाफाश होना चाहिए।
भगवा आतंक की थ्योरी एक भयंकर भयानक षड्यंत्र था, एक ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र जिसमें कई मासूमों को पीस दिया गया। इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आप इसे आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।